मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स पढ़ते हैं हम लोग, तो एटम्स पढ़ने के पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि हम लोग इस मॉडर्न फिजिक्स की तरफ अपने आप को अलाइन कर पाए, है ना। क्योंकि आपने अभी बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़े हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स और पता नहीं क्या क्या, है ना। तो इस तरफ आने के पहले थोड़ी हिस्ट्री में जाएँ तो एटॉमिक हाइपोथेसिस आपने सुना होगा, ये 7th 8th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। एटॉमिक हाइपोथेसिस ऑफ मैटर कि भी कोई भी मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है ना, वो एटम से ही बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हिस्ट्री की जो बात है कि भाई 19th सेंचुरी की बात करें तो बाय द 19th सेंचुरी इस फैक्ट में कोई डाउट नहीं रह गया था कि भाई ये पूरी तरह से ये हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी, है ना। कि किसी भी मैटर की बात करें तो वो फाइनली वो क्या है, जो फंडामेंटल एक जो चीज़ है जिससे वो बना है दैट इज़ एटम, ठीक है। वो एटम से बना हुआ है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर वो एटम से बना हुआ है, ठीक है, तो वो होगा कैसा, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे हम लोग कि भाई वो कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले क्या थ्योरी आई, फिर उसको कैसे उसको हमने कहा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, इसके आगे चलना पड़ेगा, है ना। फिर धीमे धीमे करके फिर हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो देखिए 1897 की बात है, ठीक है। तो 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने वाले जो थे वो जे थॉमसन। वापस ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कब क्या कैसा हुआ, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट जे थॉमसन है ना, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट बहुत पता है, वेल नोन एक्सपेरिमेंट था कि भाई ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू थ्रू गैसेस, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये इट रिविल दैट atoms of different atoms of different elements contain negatively charged constituents, negatively charged constituents, ठीक है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, और वो आइडेंटिकल होता है फॉर द ऑल एटम्स, ठीक है। तो देखो जो एक्सपेरिमेंट हुआ 1897 में जे थॉमसन जी ने किया था, ठीक है। तो उसमें ये पता लगा कि भाई यार ठीक है, वो जो जितने भी एटम्स है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो, डिफरेंट डिफरेंट किसी भी एलिमेंट की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम को डिफरेंट एटम्स कह सकते हैं। तो वो सबके लिए एक चीज़ कॉमन था, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन कहा, है ना, वो कॉमन था। अब उसके बाद बात आती है कि भाई जो एटम है वो न्यूट्रल है। एटम एटम्स एज अ होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं इनसाइड द एटम, अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, ये पता लग गया। ये कैसे पता लगा, जे थॉमसन जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे ये पता लगा कि भाई एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हो आप, है ना। और ये भी पता है कि एटम्स एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो फिर आते बात, चलो ठीक है, शुरू कहाँ से हुई कहानी कि भाई एटॉमिक हाइपोथेसिस ऑफ मैटर, वहाँ से ये पता लगा। फिर एक एक्सपेरिमेंट जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन द गैस का हुआ, है ना, वहाँ से ये पता लगा चलो इलेक्ट्रॉन्स है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और वो पार्टिकल कॉमन है, वो किसी भी डिफरेंट एटम्स की बात करें। डिफरेंट एटम्स कहने का मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ तक तो आ गया, बट अब ये भी ठीक है कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है जब, लेकिन जो एक $1 million जो एक क्वेश्चन था कि भाई ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम का जो है स्ट्रक्चर होगा कैसा, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। तो देखिए इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जो पहला मॉडल आया है ना, जो ऑफिशियली जो प्रेजेंट किया गया 1858 अगेन बाय जे थॉमसन, ठीक है। और ये जो मॉडल था वो ये उन्होंने ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द atom and the negatively charged electrons are embedded in it like seeds in the watermelon. It is also known as plum pudding model of the atom, ठीक है। तो ये एक मॉडल उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, उनके हिसाब से क्या था कि यार ये एक वाटरमेलन जैसा होगा, ठीक है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा, ठीक है। ये पहले भी 9th 10th में भी शायद आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली मतलब ये पूरे वॉल्यूम पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा, ठीक है।
एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अब इलेक्ट्रॉन इसको क्या है, इसके बीच में ऐसा एम्बेड किया हुआ है, एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन, इस तरह से। ये मॉडल थॉमसन जी ने बताया, ठीक है। वैसे आप देखेंगे कि बाद में जा कर के ये जो थ्योरी थी एकदम से मतलब फेल हुई है ना, कि भी पॉजिटिव चार्ज का जो स्ट्रक्चर में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पोजीशन होता था, वो बिल्कुल ही डिफरेंट आया इस थ्योरी से, बहुत अलग आया है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग अलग अलग डेवलपमेंट की बात करेंगे कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अलग अलग जो डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है। तो पहला ये बताना ज़रूरी था कि जो जे थॉमसन जी का 1858 में आया था जो मॉडल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तक पहुँच गए, है ना, क्या प्रोसेस था, वो रेडिएशंस और ये वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। अब यहीं से देखो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट की कहानी है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ लॉजिकल कुछ फैक्ट्स लेते हैं जो फिज़िक्स के फैक्ट्स हैं, है ना, और वहाँ से आगे सोचते जाते हैं। तो जैसा आपको पता है कि जो कंडेंस्ड मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो जाए, ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी टेम्परेचर पे कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो जो भी कंडेंस्ड मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, अगर हम लोग देखें तो एट ऑल टेम्परेचर इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो भी कंडेंस मैटर, सॉलिड, लिक्विड और इवन की जो डेंस गैसेस हैं उनके लिए भी ये फैक्ट बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसमें जो रिजल्ट आता है वो कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स। कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो जो पैटर्न बनेगा वो बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस बनेगा, जैसे कि एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये देखो इस तरह का, यहाँ तक समझ आ रहा है, ये देखिए ऐसा, ये कॉन्टीन्यूअस बिल्कुल, कहीं पे ऐसा नहीं कि कोई एक, अगर इस रेंज की बात करें, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, इस रेंज की बात करें तो इस रेंज में हर एक वेवलेंथ अवेलेबल है ना। ऐसा नहीं कुछ कुछ डिस्क्रीट लाइंस हैं कि भाई ये और ये, देन बीच में कुछ चीज़ें गैप रह गई, ऐसा नहीं, कॉन्टीन्यूअस ऐसा होता है। तो ये एक फैक्ट है जो फिजिक्स का फैक्ट था कि भाई जो भी कंडेंस्ड मैटर है लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स या फिर डेंस गैसेस एट ऑल टेम्परेचर एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, और जो आउटकम है वो कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है ऐसा आता है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि भाई ऐसा क्यों होता है ना, तो इसका जो रीज़न आया था कि ये होता है ड्यू टू oscillations of atoms and molecules, due to oscillations of atoms and molecules, interaction of each atom or molecule with its neighbors, ठीक है। मतलब इसका रीज़न भी ये था कि रीज़न की अगर बात करें तो इसका रीज़न क्या है कि भाई ये जो भी एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्टीन्यूसली ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है, इंटरेक्शन ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल विथ इट्स नेबर्स, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है यहाँ पे कि यार सॉलिड्स, लिक्विड्स या फिर डेंस गैसेस, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है ना, कि भाई प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, है ना, और वहाँ से उसकी वजह से वो ऑसिलेशंस दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। और वो ऐसा जो आउटकम होगा वो कॉन्टीन्यूअस दिखेगा, कॉन्टीन्यूअस वेवलेंथ, एक जो भी एक रेंज है उसमें सारी चीज़ें क्या होगा, तब ईच एंड एवरी वैल्यूज अवेलेबल है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट एक और भी पैटर्न हमें दिखता है ना, कि अगर रेयरफाइड गैस, तो रेयरफाइड गैस की बात करें हम लोग, है ना, तो देखना अगर रेयरफाइड गैस की बात करें, ठीक है, रेयरफाइड गैसेस उसको अगर हीट करें, हीटेड इन अ फ्लेम, ठीक है, या एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली इन अ ग्लो ट्यूब, लाइक वो मरकरी वेपर लाइट देखा है हमने, है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता, ठीक है, यहाँ तक समझना। एक तो हमने लिखा डेंस गैसेस या फिर सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात की, बट अगर रेयरफाइड गैसेस मतलब जो बहुत आप ऐसा कह सकते हो कि जो स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और एटम्स होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको अगर हीट किया गया, हीटेड इन अ फ्लेम और एक्साइट करके इलेक्ट्रिकली एक्साइट किया, है ना, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है ग्लो ट्यूब जो मरकरी वेपर लाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व किया तो ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ्स, ठीक है, तो द स्पेक्ट्रम अपीयर्स एज अ सीरीज ऑफ ब्राइट लाइंस। अब देखो इन दोनों रिजल्ट में कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। अब देखना, समझना, वो एक ऐसा इस तरह का दिखेगा, ये देखना, देखिएगा
अगर मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ, एक तो ये समझ आए कि भाई नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सॉलिड्स या लिक्विड्स की बात करें एट ऑल टेम्परेचर, इवन की डेंस गैसेस की बात करें, वो कॉन्टीन्यूसली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है और वो इस पैटर्न पे आता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा ही देखा गया कि जो रेयरफाइड गैसेस थे, जब उनको हीटेड इन फ्लेम रखा गया या फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली एक्साइट करके जब दिखाया गया, तो ग्लो ट्यूब में, ये एग्जाम्पल एक है ना, ठीक है। तो वहाँ पे अगर देखा गया तो एमिशन स्पेक्ट्रम अगर देखोगे तो इस तरह का दिखा। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, देख सकते हैं ना कि ये अलग और ये अलग। अब इसमें और चीज़ें देखो, आप कहोगे कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी बता रहे थे, यहाँ कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल ठीक है, यहीं से कनेक्ट करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे देखोगे कि ये इस तरह का है, तो ये इस तरह का है। यहाँ से तो चलो एक सोच बहुत तगड़ी होती थी कि ठीक है भाई, सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटम एक जैसा ही है, क्योंकि देखो एक जैसा रेडिएशन आ रहा है। लेकिन ये वहाँ पे एक चेक लगाता है, एक नया क्वेश्चन देता है कि भाई ये इमिशन स्पेक्ट्रा डिस्क्रीट आया और ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे ये चीज़ स्टैब्लिश्ड हो गया था, ठीक है, कि हाइड्रोजन की बात करें, है ना, तो हाइड्रोजन एक फिक्स पैटर्न देता है इमिशन स्पेक्ट्रा का, ठीक है। किसी और अलग अलग की बात करें तो वो अलग अलग पैटर्न, मतलब वहाँ से ये चीज़ पता लग गया, ठीक है, कि जो पैटर्न है उसका उस पर्टिकुलर एटम के साथ इंटीमेट रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन मतलब कि अलग अलग, देखो जो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग एटम के लिए, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के लिए अलग अलग होगा, और उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो अलग बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखो हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट था, तो उसका देखा गया, उसकी डिटेल समझी गई, तो वहाँ से एक चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड हो गया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो एटम का स्ट्रक्चर है, वो सभी एलिमेंट्स के एटम्स के लिए एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा, जिसकी वजह से जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जैसा दिखता है। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो अभी देखिए लास्ट एग्जांपल से एक चीज़ तो स्टैब्लिश्ड हो गया कि ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, ठीक है। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, है ना, उनका जो रेडिएशन के लिए स्पेक्ट्रम होता है वो एक यूनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि देयर इज अ इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड द स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय इट, लिख सकते। मतलब यहाँ से ये पता लग गया कि ये जो सबका, देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम, सबके लिए जो स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है, रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, वो एक यूनिक चीज़ होगा उसके लिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। और ये देखा गया कि उस इस चीज़ का ये जो यूनिक एक कैरेक्टर दिख रहा है स्पेक्ट्रम के हिसाब से, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन के हिसाब से, वो यहाँ से एक चीज़ स्टैब्लिश होता है कि यहाँ से इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एंड द स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। और इसके लिए 1885, फिर से एक जीके की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो 1885 बामर इन्होंने एक एम्पिरिकल फार्मूला बनाया विच गेव द वेवलेंथ ऑफ अ ग्रुप ऑफ लाइन्स इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत सिंपलेस्ट एक कह सकते हैं कि एटम था, है ना, है भी, ठीक है। तो उन्होंने एक 1885 में एक फार्मूला बनाया, ठीक है, जहाँ से कि भाई हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रम बनता था, एटॉमिक जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम था, उनके लिए इन्होंने एक फार्मूला डिज़ाइन किया, ठीक है। तो अब देखो कहानी कहाँ तक पहुँच गई। एटम होता है उस तक पहुँचे पहले, उस पॉइंट उस फैक्ट से जब आगे निकले तो फिर जे थॉमसन मॉडल, है ना, जो प्लम पुडिंग मॉडल आया, ठीक है। उसके बाद वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ी कि यार ऐसा नहीं हो सकता है ना, कुछ और होना चाहिए। वो कैसे पहुँचा वहाँ तक कि ये स्पेक्ट्रम जब हमने देखा, रेडिएशन की बात की, तब हमें ये लगा कि नहीं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और वो किस तरह से होगा, तब यहाँ से और पहुँचते पहुँचते तब एक चीज़ और हिस्ट्री में जाएं हम लोग, है ना, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम आएगा हमारे पास, है ना, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। आप देखना भी चाहेंगे शायद, है ना, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 1937, अगेन एक जीके का एक मैंने फैक्ट बताया आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इनकी मतलब अचीवमेंट्स क्या क्या थी। रेडियो एक्टिविटी, है ना, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, देन अल्फ़ा रेस, बीटा रेस इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। थोरॉन आइसोटोप ऑफ
रेडॉन, ये भी इनके नाम है इसकी डिस्कवरी, ठीक है। तब जाके इन्होंने 1906 इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, फिर उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। तो देखिए 1906 में इन्होंने एक थ्योरी दी, एक कॉन्सेप्ट रखा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ एटम से एक चीज़ करने का, जिसको 1911 में इनके दो स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया इस चीज़ पे, इसी फैक्ट पे, ठीक है। तब वहाँ से एक थ्योरी और भी आई एटॉमिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। वो था रदरफोर्ड्स प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आप कह सकते हैं द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास of the atom is concentrated in a small volume called the nucleus with electrons revolving around the nucleus just as planet revolve around the sun, ठीक है। तो ये यहाँ से इनकी थ्योरी जब आई 1906 में, इस थ्योरी पे बेस्ड एक जो एक्सपेरिमेंट होता है इनके स्टूडेंट्स के द्वारा, वो एक चीज़ स्टैब्लिश करता है, एक थ्योरी आती है रदरफोर्ड्स प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। वो क्या है यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग डिटेल में देखें कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे हुआ, उसमें क्या क्या, वहाँ से फिर कॉम्पिटिटिव के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ और थ्योरीज निकल के आएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो था, एक अलाइनमेंट ज़रूरी था कि हम लोग एटम्स की तरफ बढ़े, होता क्या है, हुआ क्या है ना, ताकि हम लोग इसको ठीक से समझ पाते हैं, है ना।